नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं 2024 का महासमर और आज 2024 के महासमर में बात होगी भगदड़ की। मीठा बोलने वाला भी जुबान की राजनीति खेलता है, भरी महफिल में अपने तुम्हें तन्हा छोड़ देता है। वैसा ही कुछ आजकल हो रहा है भारत की सियासत में। 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है या यूं कहें आ ही गया है, उसके साथ ही कई बागियों की सहालक शुरू हो गई है। जिन्हें कहीं मौका नहीं मिल रहा था वो अपने आप को अपने समाज का, अपनी बिरादरी का, अपने मोहल्ले का, अपने शहर का बड़ा नेता बनकर ज्वाइन हो रहे हैं। और कई बड़े नेता भी ज्वाइन हो रहे हैं किसी भी दल में। जिन्हें यहां से उम्मीद कम है वो दूसरे दल में जा रहे हैं, जिसको जिस दल में अपना भविष्य दिख रहा है या यूं कहें 2024 का चुनाव का नतीजा दिख रहा है। जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है, विपक्ष लगातार कमजोर या कहें खत्म हो रहा है। बीजेपी लगातार अपने आप को मजबूत कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्षी दल कमजोर पर कमजोर हो रहे हैं। एक जानकारी मिली है कि विपक्षी दलों के 80,000 से अधिक कार्यकर्ता और नेता, ये लिखा पढ़ी की बातें हैं कि 80,000 से ज्यादा कार्यकर्ता नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए जब से मोदी सरकार बनी है। हमें लगता है यहां कार्यकर्ता वोटर बचेंगे ही नहीं, सब कार्यकर्ता हो जाएंगे। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद से कांग्रेस समेत तमाम दलों के दिग्गज नेता बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जिसको देखो वो केसरिया ओढ़कर चला आ रहा है। पहले बड़े बुरे लगते थे, फिर एकदम से उन्होंने कहा नहीं ये हमारे भाई हैं, तुरंत गले मिलने लग जाते हैं। जो कल तक घोटालेबाज थे, जो कल तक तानाशाह थे, वो आज कहीं ना कहीं एक दूसरे के दल के नेताओं को प्यारे नजर आने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी पीछे है या समाजवादी पार्टी पीछे है या भारतीय जनता पार्टी पीछे है। सबने बड़े बड़े नेताओं को टारगेट करके, बाकायदा भाजपा ने तो इसके लिए एक ऑपरेशन मित्र किया है, जैसे ऑपरेशन लोटस होता है। उन्होंने कहा अगर आपको अपने दल में तरजीह कम मिल रही हो, अगर आप चाहते हैं कि देश के विकास में नरेंद्र मोदी के विजन है जो उसमें जुड़ना चाहते हैं, तो स्वागत है। और आपने क्या किया नहीं किया इससे मतलब नहीं, आगे कुछ मत करिएगा, यह भी कहा जाता है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं, केरल में बीजेपी को मजबूत साथी मिलता है। वहां पर बात की जाए, बिहार में नीतीश कुमार आ जाते हैं, जेडीयू पूरी सरकार, उनको सिर्फ मुख्यमंत्री बने रहना है। पलटू चाचा, पलटू राम, ना जाने तब सब कुछ है, लेकिन सीएम रहना है। अशोक चव्हाण कांग्रेस, ये आ गए। इन्होंने कहा नहीं हमें घुटन हो रही थी। पता नहीं घुटन उस वक्त क्यों नहीं हुई जब इन पे घोटाले की एफआईआर हो रही थी, तभी छोड़ देते। लेकिन खैर भगदड़ मची तो ये भी भाग गए। पिछले हफ्ते तमिलनाडु में कांग्रेस की सिटिंग विधायक है विजयाधरानी, वो दिल्ली मुख्यालय पहुंची, भगवामय हो गई। ऐसे तमाम नेता हैं। और भैया जो दुकान खोल के बैठा वो तो कह ही रहा कस्टमर आए तो अच्छा लगे। गुड्डू जमाली हैं, ये आजमगढ़ से बहुत धन्ना सेठ आदमी है और ये भी शामिल हो गए। वीरेंद्र सिंह है, 2 घंटे पहले तक कांग्रेस के ट्वीट कर रहे थे, रिपोस्ट कर रहे थे। मेरठ से चुनाव लड़ाने की उम्मीद थी कांग्रेस को कि हमारी बात मानेंगे, और ये कई किलोमीटर पैदल भी चले राहुल गांधी के साथ। लेकिन कह रहे सुबह उठे तो मुझे लगा मैं देश के साथ गलत कर रहा हूं। 2020 में कुछ और ही ट्वीट था इनका। गजब मामला है, ये भी सियासी भगदड़ का हिस्सा हो गए।
रितेश पांडे नाम सुना होगा आपने, यूपी के सांसद हैं बसपा से। उनका भी एकदम से इधर परिवर्तन हुआ, भाजपा में शामिल हो गए। हरियाणा के एक सांसद हैं, उनको लगा कि इस बार टिकट कट जाएगी, उन्होंने कहा कि ये प्राइवेट लिमिटेड हो गई है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहा उन्होंने, और उन्होंने भी कांग्रेस में शामिल हो गए। अब उनको टिकट मिलने से वहाँ उम्मीद है। ऐसा ही कुछ राजस्थान में चुरू विधायक थे, उनके साथ हुआ। उनको पता था कि वो टिकट कट रही है उनकी, और टिकट काट ही दिया भाजपा ने, वो भी कांग्रेस में आ गए। लगभग 1.5 लाख लोगों के साथ नामांकन करने गए थे। गेस्ट का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। मोहम्मद साजिद है, सपा प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनीस अंसारी, भाजपा नेता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आदेश शुक्ला है, वरिष्ठ पत्रकार है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कृष्णा पंडित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में मुझे लगता है विकास श्रीवास्तव, कांग्रेस प्रवक्ता, भी जुड़ेंगे। अच्छा, विकास श्रीवास्तव जी भी आ गए हैं। विकास श्रीवास्तव जी के पास ही चलेंगे सबसे पहले। श्रीवास्तव जी, दिक्कत आ कहाँ रही? आज तो 1-2 नेता और छोड़ गए, कल एक निकाल दिए गए। कांग्रेस में क्या ये सब अवसरवादी नेता थे? और अवसरवादी थे तो कांग्रेस पहले ही निकाल देती। और सबका एक ही आरोप है कि राहुल गांधी मिल नहीं रहे हैं, राहुल गांधी अब फ़ोन नहीं उठाते। अब चूंकि पैदल चल रहे हैं तो जेब में लोड वोड नहीं रखते हैं फ़ोन ऑन, जैसे अमूमन हम पैदल चलते हैं तो सिक्के के हटा देते हैं, भारी ना लगे, तो फ़ोन भी ऐसे ही करते होंगे वो। देखिए, लोगों को कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में ये तय करना पड़ेगा कि किसको डर लगती है और किसमें साहस है। राहुल जी ने बहुत पहले कह दिया था कि जिसको डर लगता है वो जाने के लिए स्वतंत्र है, और बहुत प्रेम से कहा था। और जिसको जिसको डर लग रही है कि हम विपक्ष में नहीं रह सकते हैं, या हम आरएसएस बीजेपी की जो नफरत विघटन बंटवारे की जो राजनीति है, जो ईडी सीबीआई के षड्यंत्र की राजनीति है, जिसको जिसको डर लगता है वो बहुत प्यार से उससे आग्रह है कि वो अभी भी चला जाए, और जो और जाना चाहते हैं उनका भी स्वागत है, वो सम्मान पूर्वक चले जाए। क्योंकि ये विचारों की लड़ाई है, यहाँ पर डर की कोई जरूरत नहीं। 1947 से, जब से 1950 के बाद से आम चुनाव के बाद आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने लगातार कांग्रेस के सामने अपनी वैचारिक लड़ाई लड़ी। जब नफरत विघटन बंटवारे का एजेंडा उनका मजबूत हो गया, उनको ऐसे कुछ मुद्दे मिले जिसके दम पर उन्होंने इस पूरे देश में ध्रुवीकरण की राजनीति किया और सफल हो गए। तो हमें तो लगता है कि जिन लोगों को ये लगता है कि धैर्य नहीं रखना है और हमको सत्ता के साथ रहना है, और रहा सवाल कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस उस वक्त जन्म हुई थी जब ये पता था कि अंग्रेजों को कभी भी भारत छोड़ के हम बाहर नहीं भिजवा सकते, भारत से ये छोड़ के जाने वाले नहीं है। कांग्रेस का जन्म उस वक्त हुआ था जब इस देश के 33 करोड़ की आबादी को ये भी नहीं पता था ठीक से कि हम गुलाम हैं, वो मानते नहीं थे। 200 वर्ष लग गया इस देश की नागरिकों को ये बताने के लिए कि आप गुलाम हो। 1857 की लड़ाई में जिस तरीके से छल छछन नफरत का जो माहौल बना, उस लड़ाई को विफल होने के बाद 1947 में देश आजाद हुआ, और देश आजाद हुआ गांधी के बताए हुए रास्ते पर। और आज आदरणीय राहुल गांधी जी ने इसलिए नहीं भारत जोड़ो यात्रा की थी कि कोई राजनीतिक मंशा है उसको पूरी किया जाए। जो भारत की खूबसूरती है, अनेकता में एकता का जो प्रतीक, भारत की जो पहचान है वैश्विक स्तर पे, एक मजबूत लोकतंत्र स्थापित हुआ था। 1947 को देश ही नहीं आजाद हुआ, 1950 में भारत देश के साथ एक मजबूत गणराज्य और महाशक्ति के रूप में सामने आया। मनमोहन सरकार तक एक इतने बड़े मिशन को, इतने बड़े एक संघर्ष, मेरा सवाल आपने बिल्कुल मैं सारी चीजें मान रहा हूं विकास भाई। एक सवाल जो मैं फिर पूछ रहा हूं कि भाई सारे नेता ये आरोप क्यों लगाते हैं कि राहुल गांधी से मिल नहीं पा रहे हैं हम, राहुल गांधी बात नहीं सुन रहे हैं, हेमंत विश्व शर्मा से लेके गौरव वल्लभ तक मिशन है जो 1947 को। अरे भैया 1947 में फोन थोड़ी किया था गौरव वल्लभ ने। गौरव वल्लभ तो चीख चीख के कह रहे हैं ना कि फोन नहीं उठाते हैं आप। हर चीज 1947 में चली जाए और भाजपा वाले कहे कि 70 साल, तो जनता जो है वो इतिहास में जिए।
अरे प्रेजेंट की बात मैं कर रहा हूं, मैंने किसी को वोट दे के चुना है तो किस पार्टी में, तो कम से कम जानने का अधिकार हो ना। मैं राहुल गांधी को क्यों चुनूं जब वो अपने उनके नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि फोन नहीं उठाते हैं, वो मिलते नहीं है, और पार्टी के लोग ये कह रहे हैं। अब वो छोड़ के दूसरे दल में चले गए तो वो तमाम बातें कह, लेकिन जो मूल बात ये है, लगातार ये नेता सब कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी से कनेक्टिविटी कम हो गई है कार्यकर्ताओं की। मैं अपनी बात पूरी कर लूं तो फिर आप दूसरे पैनलिस्ट के पास जाइए। जब यहां मेरा विषय, जब पूरे देश का विषय है कि भारत, एक बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि 400 सांसद चुन के लाइए, 400 का पार कर दीजिए, क्योंकि हमको इस देश के संविधान को बदल देना। जब यहां पर देश के संविधान, देश के लोकतंत्र पे खतरा हो, और ऐसे में अगर हम अपने निजी स्वार्थ के लिए कि मेरा फोन फलाने नेता नहीं उठाते हैं इसलिए हम इस पार्टी में नहीं रहेंगे, इसका मतलब राजनीतिक अपरिपक्वता है, डर है। और आज जो लोग इस देश के लोकतंत्र और भारत के संविधान के लिए जो लोग खतरा बने हैं, उनकी गोद में जाकर बैठना, इसका मतलब कि कांग्रेस के नेतृत्व ने उनको पहचानने में गलती की। 2 बार विधानसभा का टिकट दिया और एक राष्ट्रीय स्तर पे एक मेन फेस बन के वो कांग्रेस से उन्होंने पहचान बनाई, वरना जानता कौन है कि गौरव वल्लभ है क्या। और विधानसभा में पता ही चल गया, 2 चुनाव हारे और बुरी तरह हारे। और 2 चुनाव हारे तो इसका मतलब कि जनता के बीच में उनकी खुद की कमी, कांग्रेस ने उनको सिंबल दिया, कांग्रेस मुझे टिकट देते और मैं चुनाव बुरी तरीके से हार जाऊं, मेरी जमानत जब्त हो जाए, उसमें कांग्रेस नेतृत्व की क्या अपराध है। हर ऐरा गैरा कोई भी आएगा उसका फोन नेतृत्व उठाएगा, और नहीं उठाएगा तो पार्टी छोड़ देगा। तो इस देश में ऐसे तमाम सारे लोगों का स्वागत है जिन लोगों को लगता है कि वो पार्टी से बड़े हो गए हैं, जिनको वैचारिक विचारधारा से ऊपर ये तो शामिल कराने के बाद ये तो सब उनको तुरंत सारी चीजें मिल जाती कांग्रेस में। मुझे तो ये लगता है क्योंकि कांग्रेस में दिक्कत क्या है कि आए प्रवक्ता बन गए, प्रत्याशी बन गए, सब कुछ हो रहा है। अनीस अंसारी के पास चलेंगे, आप भी रस्ते का माल सस्ते में खूब उठा रहे हैं। अनीस भाई आपके पास आऊंगा, उससे पहले उत्तराखंड के विकासनगर चलते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। सोहेला जी हमारे लोकसभा के प्रभारी, मंच पर आसीन विधानसभा विकासनगर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी, बगल की विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई सहदेव सिंह कुंडीर जी, एवं मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी नेतागण, और इस बहुत ही विशाल जनसमूह में उपस्थित सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सबकी तरफ से आज जो आप लोगों ने इतना माननीय नड्डा जी के यहां पहुंचने पर आपने सबका स्वागत किया, आपने उनका जोरदार गर्मजोशी से स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी एक बार फिर से आप सबकी तरफ से आपका बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप सब के बीच में उन्होंने हमारे यहाँ समय दिया। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि 2014 के बाद से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सुदृढ़ भारत, एक समृद्ध भारत, एक सामर्थ्यवान भारत और एक शक्तिशाली भारत के रूप में विश्व पटल पर अपनी विशेष पहचान बना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान, सम्मान और पहचान पूरे विश्व में बढ़ी है। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित उत्तराखंड और विकसित भारत के लिए अब की बार 400 पार का लक्ष्य दिया है। ये 400 पार का लक्ष्य सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये 400 पार का लक्ष्य विकसित भारत बनाने के लिए है, दुनिया का सिरमौर भारत बनाने के लिए है, भारत दुनिया का नेतृत्व करे ऐसा भारत बनाने के लिए है। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सारे काम चूंकि केंद्र की सरकार ने उत्तराखंड में किए हैं, अभी मुन्ना सिंह चौहान जी बता रहे थे, हम लोगों ने बहुत सारे कामों को आगे बढ़ाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पिछले अगर 10 सालों का हम अगर बात करें तो 10 सालों में 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं उत्तराखंड राज्य के लिए स्वीकृत हुई हैं। भाइयों बहनों, ये मैं कह सकता हूं भूतो न भविष्य की, उत्तराखंड राज्य के हमारी सरकार ने लगातार राज्य को आगे बढ़ाने के लिए
अनेक काम किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत सारे निर्णय लिए। यूसीसी जैसा महत्वपूर्ण जो हमारी पार्टी का देश आजादी के बाद से लेकर हमेशा एक संकल्प रहा है, वो सौभाग्य हमको आदरणीय नड्डा जी के कारण, हमारे अध्यक्ष जी के कारण हमारे राज्य को मिला। हर एक उत्तराखंड वासी को यह गौरव प्राप्त हुआ कि उत्तराखंड की विधानसभा ने राज्य के अंदर समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित कर दिया, जिसको माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी अपनी स्वीकृति दे दी है। इसी प्रकार से हमने नकल विरोधी कानून हो या दंगा विरोधी कानून हो, धर्मांतरण का विधेयक हो, 30% अपनी मातृशक्ति को आरक्षण देना हो या 10% का उत्तराखंड आंदोलनकारियों को आरक्षण देना हो या 3 सिलेंडर निःशुल्क रूप से, मुक्त रूप से भरे जाने की जो योजना जो हमने इस लोक विधानसभा के चुनाव में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हम उत्तराखंड की जनता के समझ गए थे कि हम 3 सिलेंडर उत्तराखंड की जनता को, गरीब परिवारों को निःशुल्क रूप से रिफिल करेंगे। भाइयों बहनों, हमने वो वायदा भी पूरा किया है और 1,82,000 परिवारों को निःशुल्क सिलेंडर भरे जाने की ये योजना हमारी लगातार धरातल पर उतर रही है। पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व काम हुए हैं। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, मैं बस आपसे ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि पूरे उत्तराखंड के अंदर मैं सभी स्थानों पर गया हूं, लगभग सभी नामांकनों में गया हूं, जनसभाओं में गया हूं। आज जिस प्रकार का जनसमूह आज हमारे प्रत्याशियों के समर्थन में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उमड़ रहा है, जिस प्रकार का जोश और जुनून है, अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि चाहे वो टिहरी की लोकसभा हो या अन्य 4 लोकसभाएं, कुल मिलाकर 5 लोकसभाएं, उत्तराखंड की जनता प्रचंड बहुमत से 400 पार के नारे को पूरा करने के लिए 5 कमल यहां से देने वाली है। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और हम आदरणीय अध्यक्ष जी को सुनना चाहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने काफी सारे कार्यक्रम किए हैं, अभी रात तक उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं। इतना ही आप सबकी तरफ से उनका एक बार फिर से देवभूमि आगमन पर स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में तो विकास नगर से सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे कि वो जिस तरीके से अपने द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जनता के बीच बताए। टिहरी लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे हुए थे। मोदी जी का संकल्प है, इस देश में कोई भी कच्चे मकान में नहीं रहेगा, उसको पक्की छत दी जाएगी। इस तरीके से हम काम करेंगे। मित्रों, ये मुन्ना जी भी लंबे समय से एमएलए रहे हैं, गणेश जोशी जी भी बड़े लंबे समय से एमएलए रहे हैं, हमारे निशंक जी भी एमएलए और एमपी रहे हैं, हमारे धन सिंह रावत जी भी रहे हैं। इन सबसे पूछना, ये सब चिट्ठियां लिखा करते थे, मुख्यमंत्री जी मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरे इलाके के व्यक्ति का बाईपास का ऑपरेशन होना है, हार्ट की सर्जरी होनी है, 1.5 लाख रुपए लगना है, ये अति गरीब है, इसको पैसे की अनुशंसा करें, कृपया 1.5 लाख देने की कृपा करें। और तब पैसा मिलता था 75,000, कभी 80,000, कभी 90,000, बाकी लोगों से हम जुटाते थे। ये स्थिति ठीक नहीं थी, ये ठीक नहीं थी। मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने कहा, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, उन्होंने कहा नड्डा कुछ बड़ा सोचो, और प्रधानमंत्री जी ने तय किया भारत के 55 करोड़ लोग, 40% की आबादी जो गरीब आबादी थी, कौन थे ये लोग? 55 करोड़ लोग, रिक्शा वाला, ठेले वाला, सब्जी वाला, लिफ्ट मैन, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, बाल काटने वाला, कपड़े सिलने वाला, ऐसे गरीब लोग, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को 55 करोड़ लोगों को मोदी जी ने आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए सालाना गंभीर बीमारी से लड़ने का इलाज। और हमारी उत्तराखंड की सरकार ने अटल आयुष्मान भारत को शुरू करके जो बच गए थे उनको भी आज इलाज मुफ्त कर दिया है। और तो टिहरी लोकसभा के विकास नगर स्थित विजय संकल्प रैली हो रही थी, जहां पर
पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे और जिस तरीके से वो अपने द्वारा डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे। वापस डिबेट पे आते हैं और सीधे चलते हैं अनीस अंसारी के पास, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। अनीस भाई, सवाल वही है कि हर माल जो सस्ते में लिया जा रहा है, इन सबको वादा क्या करना है? क्योंकि कहीं वैकेंसी हो ना हो, भारतीय जनता पार्टी में 24 घंटे 365 दिन वैकेंसी जरूर रहती है। देखिए, जहां तक विकास जी बात है विशाल जी, भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों की, आप भी समझते हैं, देश की पब्लिक भी समझती है, सारे नेता भी समझते हैं। कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो जिस समय हम लोग आजाद हो गए थे, बहुत कम समय में बता दूंगा ये बात, आजाद हो गए थे, उस समय गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए, उसी समय खत्म कर देना चाहिए। इससे हटके मेन बात तो ये है, इनका काउंटडाउन शुरू हो गया। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान से समाप्त होने जा रही, उसका जीता जागता उदाहरण आपको बता दूं मैं। एक हमारे मुस्लिम समाज के कहना चाहिए राष्ट्रव्यापी, मतलब पूरा राष्ट्र जानता है, मौलाना सज्जाद नोमानी, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी राहुल गांधी जी को जो चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा, मौलाना साहब ने, कि आप जिस मंच, किसी मंच पे हो, कहीं सभा में हो, कहीं प्रेस वार्ता में हो, आपने आज तक अपने इस समय पर, चुनावी समय पर भी मुसलमान का नाम नहीं लिया। और आप बात मुसलमान के वोट, अभी तो मुसलमान भाजपा की तरफ आकर्षित हुआ है और भाजपा की तरफ खिसक रहा है। तो इन लोगों को तो अपना सर बचाने के लिए छत भी नहीं मिलेगी कांग्रेस नाम। रही भारतीय जनता पार्टी, आया राम गया राम, तो ये तो देखिए चुनाव के समय होता है, ये बिल्कुल निष्पक्ष बात कहूंगा मैं, चुनाव के समय अक्सर देखने को मिलता है, हमेशा अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, ये बात कहूंगा तो सही रहे। लेकिन मेरा सवाल यही है ना कि इतनी वैकेंसियां भारतीय जनता पार्टी में है, इतनी और दलों में क्यों नहीं? वो थक के हार के, हमारी सरकार तो अब आई है ना 10 साल पहले, हमारी सरकार तो अब आई है, या पिछले टुकड़ों में 2-3 बार रही है। अब जो सरकार आई है, देश की पब्लिक ही नहीं, देश के नेता ही नहीं, देश का हर व्यक्ति, मतलब बिल्कुल अंतिम छोर पे खड़ा हुआ व्यक्ति भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ बहुत आस और उम्मीद से देख रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आकर्षित है। माननीय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के विजन से हर व्यक्ति जुड़ना चाह रहा है। और आप लोग भी कहीं ना कहीं कहते थे भाई विपक्ष छोड़ोगे या नहीं, विपक्ष नाम की कोई चीज स्वतः ही नहीं रहने वाली है, इसका हम क्या करें? हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो नारा और लोकतंत्र में विपक्ष ना होना ही हम कह रहे हैं, बुनियादी हिला देगा। वो पार्टी तो का नारा 400 पार नहीं, मैं कह रहा हूँ 450 पार आप कहिए, वो तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन विपक्ष ना होना क्या लोकतंत्र अच्छा रहेगा? उससे कोई सवाल ही ना पूछे, सब जवाब ही दे रहे हैं। मैंने विशाल जी, मैंने पहले ही कहा था कि देखिए ये हम नहीं कर रहे, ये तो आम पब्लिक, अंतिम छोर पे खड़ा हुआ व्यक्ति, वो इस बात को कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ बड़ी आस और उम्मीद से देख रहा है। उसी के तहत व्यक्तियों में ही इनके नेता आते हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस, जनता दल, लोकदल, ये दल वो दल, सबके नेता उसी व्यक्तियों में ही आते हैं। वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हैं। तो हम क्या करें? आने वाले को वेलकम, जाने वाले का कोई वो हिसाब ही नहीं होता। इसीलिए मैंने कहा था, गैरों पे करम, अपनों पे सितम है, जाने वफा ये जुल्म न कर। खास तौर से ये पंक्ति मेरी कांग्रेस के लिए है कि जिनके दम पे आप लोग फूट रहे हैं, जिनके दम पे आप कहीं ना कहीं धोखे से जीतने की उम्मीद रख रहे हैं, उनका तो कम से कम 2 शब्द उनके लिए तो बोला कीजिए आप लोग। चलिए, बिल्कुल। सपा के प्रवक्ता है साजिद जी, इनके पास चलते हैं। समाजवादी पार्टी में उस दिन भी आप जब जुड़े थे तो मैंने आपसे पूछा था चल क्या रहा है। अभी तक रणनीतियां बन रही थी, नेता नाराज हो रहे हैं, नेता इधर से आ भी रहे, इंपोर्ट भी किए जा रहे हैं और नेता वेयर हाउस छोड़ के जा भी रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र के लिए विपक्ष बहुत जरूरी होता है, लेकिन भाजपा का संविधान पर भरोसा नहीं है, संविधान खत्म करने की तैयारी में है, इसीलिए वो लोकतंत्र नहीं छोड़ना चाहती कि जब विपक्ष में सवाल पूछने वाला नहीं होगा। पहले बहुत से मैंने पढ़ा है कि पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी और विपक्ष के नेता थे श्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। जब वो बीमार हुए तो उनके इलाज के लिए भेजा गया,
और तमाम समय में ऐसा हुआ करता था कि कभी भी कोई अच्छा मामला होता था, कोई जानकार होते थे, तो विपक्ष के नेता को भेजा जाता था। लेकिन अब ये तलाशा जा रहा है कि कौन सा विपक्ष का नेता मजबूत है, तो हम इसको लाना कैसे, जिससे कि विपक्ष कमजोर पड़े। तो कहाँ ईडी भेजनी है, कहाँ सीबीआई भेजनी है, कहाँ पुलिस भेजनी है, कहाँ मुकदमे कायम कराने हैं। तो ये जो एक चल रहा है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और दल बदलुओं का ठिकाना जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी बन गई है। चकाचौंध है सत्ता की कि वहां आप जाइए, कितने मुकदमे हो, कितने ही जो है आपने घोटाले किए हो, चाहे हेमंत कुमार बिस्वा हो, चाहे चौहान साहब हो या अजीत पवार भी हो, आइए और साथ जो है क्लीन होइए वॉशिंग मशीन में, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करिए। तो एक विचारधारा, जैसे पलटू राम चाचा थे कि अब मैं कभी भाजपा में जाऊंगा नहीं, अब मैं यही रहूंगा, लेकिन उसके बाद फिर उनका दिल नहीं माना। उनकी भी एक जो है वो डायरी और उनके कुछ करीबियों पे इनकम टैक्स की रेड पड़ी, उसके बाद उनका भी जो है वो मन बदल गया और विचारधारा चेंज हो गई। तो पहले जो सियासत थी वो विचारधारा की सियासत थी, तो ये जो है वो अब विचारधारा आदमी हर घंटे में बदल रहा है, ड्रेस की तरह, जैसे माननीय देश में बदलते हैं हर घंटे में ड्रेस, वैसे ही लोगों की विचारधारा बदलने लगी है। ये एक बहुत खतरनाक है देश के लिए। और ये अब से नहीं है, ये सब जो शुरू हुआ है वो 2014 के बाद शुरू हुआ है। और आप देखिए 2014 के बाद चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सरकार गिराने का सिलसिला हो, लगभग 450 के करीब सांसद विधायक जो है तोड़े गए, सरकारें गिराई गई तमाम स्टेट में। उसके बाद फिर लगातार और चल रहा है, और कैसे गिरेंगी, लोगों को शामिल करने के लिए ईडी सीबीआई कैसे मजबूत होंगे, किसी को कोई प्रलोभन किसी को उनको चाहिए, चाहे खुद भाजपा हो, वहां पे भी वो सेकंड लाइन नहीं रखना चाहते। और जो भी उस सेकंड लाइन में आता है उसे वहां से हटा दिया जाता है सेकंड लाइन से, और वो नीचे की लाइन में पहुंचता है। बिल्कुल। चाहे दिल्ली बनाम यूपी हो, आप देख सकते हैं कि क्या वो भी एक सेकंड लाइन का है कि आने वाले समय में ये भी हो सकते हैं, तो इसलिए इनको भी। तो पूरी यूपी का जो है वो एक ठाकुर समाज है, वो एक कम्युनिटी नाराज है। और अभी कल उनसे भी बात की गई कि आप लोग क्यों नाराज हैं, तो उनको लग रहा है कि साहब वो सेकंड लाइन में जो फंस रहा है, तो आप तो उन्हें निपटाने में लगे हैं, हो सकता है अभी निपटा दें या फिर जो है लोकसभा के बाद निपटा दें। तो वहां ना तो सेकंड लाइन रखी जाती है और ना विपक्ष रखा जाता है, ना। अब जो लोग मजबूत लोग होंगे, जो लोग लोकतंत्र बचाना चाहते होंगे, जो संविधान बचाना चाहते होंगे, जिनको आरक्षण बचाना है, वो लोग मजबूती से टिके रहेंगे, वो और नहीं मजबूती से डरेंगे। पार्टियां भी नहीं तो टिकी ये रहे, भी- उम्मीद तो यही है मेरी भी कि पार्टियां भी टिके रहे और नेता भी टिके रहे, क्योंकि भगदड़ ऐसी है कि को जो चोला मिल रहा है वो आदमी पहनकर निकल रहा है। आदर्श शुक्ला है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए। आदर्श भाई, आपने सबकी बात सुनी। इस बार जो 24 का चुनाव है, अमूमन हर चुनाव से पहले लोग, छोटी सी बात कहना चाहूंगा, अब हाँ अनीश जी, एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। विपक्ष को समाप्त पार्टियां नहीं कर रही। हम भी कभी विपक्ष में हुआ करते थे, हमें मिटाया नहीं जा सका। लोकतंत्र के साथ उस समय क्या हुआ, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इसके साथ क्या हुआ सपा सरकार में, ये सबको पता है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं अपने साजिद भाई से कि मुझे ये बताएं कि लोकतंत्र और संविधान की बात तो आप बहुत तरीके से कर रहे हैं, मुझे ये बताएं क्या पार्टियों को खत्म करना, विपक्ष को खत्म करने का काम पार्टियों का नहीं है, ये आम जनता का है। आम जनता का आपने खून चूसा है, इसलिए आम जनता ही आपको आम खत्म कर रही जनता को चलिए मैं आम आदर्श जी के जनता पास आ को जाऊं, फिर आता हूं साजिद भाई वोट आपके। देके आपको आम जनता वोट देके विधायक सांसद चुनती है। आप सांसद विधायकों को ईडी का और हम सीबीआई का जबरदस्ती खौफ दिखा सरकार नहीं देंगे। बना रहे। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है। जबरदस्ती सरकार कहाँ बनी? अब नीतीश कुमार चाहे तभी तो एनडीए में शामिल हुए ना, ये तो बैठे थे, तो जी। विपक्ष में बैठे थे। बड़ी बात है साजिद भाई, हमारे पास दर्जनों उदाहरण हैं? है इस तरह के। दर्जनों उदाहरण है उनके पास। एक उदाहरण आपके पास नहीं होगा, आदर्श जी के पास चलूंगा। आदर्श जी, जिस तरीके से चीजें हो रही है 2024 के लोकसभा चुनाव में, पहले भी कई बार, 2009 की बात करें, 2005 की बात, 4 की बात करें, या उससे पहले और चुनाव की बात करें, नेता आते जाते थे। इस तरीके से नहीं आते थे कि भाई फला नेता हमसे बात नहीं कर रहा तो हम पार्टी छोड़ रहे हैं, और 2 घंटे तक वो उसी पार्टी के बैनर के नीचे चाय पी रहे थे। एकदम से मन परिवर्तित हो जाना, कोई किसी दल में जा रहा है, क्या घोटाला किया, क्या आपके ऊपर आरोप है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप सीट जिताने का
मादा रखते हो, वादा करिए कि ये सीट जिता के देंगे, आप हमारे दल में आ जाइए। सारे दलों पे बात लागू होती है। आदेश जी। जी विशाल जी, मैं सबकी डिबेट सुन रहा था और विकास भाई की भी बातें अच्छी थी और मोहम्मद साहब की सभा प्रवक्ता की बातें अच्छी थी, सभी की बातें अच्छी थी, दोनों की बातों में अच्छाई थी। लेकिन सवाल इस बात का ये नहीं है कि आदमी छोड़ क्यों रहा है, सवाल इस बात का है कि आदमी जो पार्टी है उसको, अपनी पार्टी को, पुरानी पार्टी को किनारे क्यों कर रहा है और नई पार्टी में जा क्यों रहा है। विषय ये है, विषय इसका एक सीधा सीधा फंडा है। जब सत्ता आती हुई दिखती है, जैसे आपको याद होगा समाजवादी पार्टी जब जो है 2012 में आने वाली थी, तो भाजपा के भी बहुत से नेता और बसपा के भी बहुत से नेता छोड़ के समाजवादी पार्टी में एंट्री कर गए थे, ये मानते हैं। ऐसे ही यूपीए 1 और यूपीए 2 में भी बहुत सारे लोग जो है पार्टी छोड़कर, अन्य पार्टियां छोड़कर आ रहे थे और आते रहते। ये चुनाव की प्रक्रिया होती है। इसमें एक बात नोटिस करने वाली ये आई है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी के साथ अभी तक लोग जुड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इस चुनाव में खासकर ये लोग जुड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भी उठाना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी अभी जब टिकट घोषित करती है, एक टिकट बदलती है, फिर 2 बदलती है, फिर 3 बदलती है, फिर कई बार टिकटों की अदला बदली हो रही है। एक ही लोकसभा में इसी 4 बार तरीके बदल दिया जी, एक ही लोकसभा में 4 बार टिकट बदला। हाँ, एक ही लोकसभा में 4-4 बार टिकट बदले जा रहे हैं। और कांग्रेस में भी ऐसा हुआ है। कांग्रेस में भी हाल ही में मेरे ख्याल से कल सीतापुर का ही टिकट बदल दिया गया। नकुल दुबे ने कहा तो कि बता दूं एक दर्शकों को, बात आदेश समझनी भाई, पड़ेगी, दर्शकों को बता जो दूं कि वो लोग टिकट वापस क्यों हुआ। उन्होंने कहा कि जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं वो मेरे खिलाफ प्रोपोगंडा फैला रहे थे क्षेत्र में जाके, मुझे कह रहे थे बाहरी को टिकट दे दिया है, ये क्या चुनाव लड़ेगा, 5 साल बाद आया। इस तरीके से उन्होंने पूरा सिनेरियो बताया है। आज वो एक सुबह अलग बात है, वो उनका विषय है, मैं उस पर नहीं जी। जा रहा हूँ। मैं इस पे आ रहा हूँ कि आप देखिए, जो भी लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, इधर मैं कांग्रेस की बात करना चाहूंगा, जो भी लोग पार्टी छोड़ रहे हैं वो सभी लोग एक ही बात कह रहे हैं। एक बात तो ये कह रहे हैं कि उनका शीर्ष नेतृत्व फोन नहीं उठाता है। दूसरी एक अहम बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम सनातन का विरोध नहीं कर सकते हैं। आज यही बात कहीं ना कहीं संजय निरूपम ने भी कही और यही बात गौरव वल्लभ ने कही। इससे पहले भी जो लोग आए वो भी यही सनातन की बात करके आ रहे हैं। तो उनको देखिए, नेता बहुत चालाक होता है, नेता को पता होता है कि अगर मुझे इलेक्शन में जाना है तो मुझे करना क्या है। हर नेता के साथ उसका एक जनता से कनेक्टिविटी होती है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने जो सनातन वाला एजेंडा था उसको पूरा कर लिया है। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूं कि बहुत ज्यादा हो गया है। सनातन को लेकर अगर कोई विरोधाभास हो रहा है जिससे पार्टी के लोग छोड़ रहे हैं, इसी तरीके से आप समाजवादी पार्टी में आ जाइए। समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक रहे, मुख्य सचेतक की बात कर रहा हूं, हाँ। उन्होंने भी सनातन की वजह से ही जो है इस्तीफा दिया। तो बात घूम फिर के ये नहीं आ रही है कि ऊपर के लॉबी हमारा फोन नहीं उठा रही है। बात घूम फिर के ये आ रही है कि सनातन का हम विरोध कैसे करें, क्योंकि हमको जनता के बीच में रहना है। ये बात निकल के आती है। और विकास भाई तो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। विकास भाई को भी, जैसे विकास भाई कह रहे हैं कि जिसको जाना है उसको जाए। विकास जी, आपके घर पे भी अगर कुछ लोग होते होंगे, परिवार में भी कुछ लोग होते होंगे, आपने देखा होगा कि होता क्या है कि जैसे आपके यहाँ मान लीजिए कोई सर्वेंट है, अगर वो काम कर रहा है या कोई अपना परिवार का ही लोग है काम कर रहा है, और आप जैसे एक ऑफिस है, आपका स्टाफ है, आप जैसे शायद ये आपके स्टाफ में है 2-4-10 लोग अच्छे से होंगे, उसमें से अगर कोई जाता है तो आप उससे एक बार पूछते हैं यार तुम्हें दिक्कत क्या है, ये बताओ, कोई दिक्कत है, तुम्हें परेशानी है, तुम्हें कोई समस्या है, तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ रही है, तुम्हें पद नहीं अच्छा मिल रहा है, या तुम्हारी इंक्रीमेंट नहीं ठीक से हो रहा है, या तुम्हारी खबरें नहीं ठीक से प्रसारित हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप बात करते होगे। ये नहीं कहते होगे जा रहे हो तो जाओ, जा रहे हो तो जाओ में ये नहीं हो सकता है। देखिए, एक पार्टी को चलाने के लिए संगठित तरीके से उसको एक मुट्ठी बंद करके रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जिसको जाना है वो जाए, एक डंडे की तरह नहीं हाँका जा सकता है। विकास भाई, आप जो कह रहे थे कि राहुल गांधी ने 1-2 टुक में कह दिया कि जिसको जाना है वो जाए,
जो डर गया वो डरा कोई नहीं है। आप लोगों के साथ मिलिए, बैठिए, बात करिए। जैसे आप ही देख लीजिए, आपके यहाँ एक बहुत मार्मिक बात बताऊंगा आपको, थोड़ी सी हो सकता है आपको गलत भी लगे, आपके नहीं ही नहीं, मित्र उन्हें गलत, हैं। विकास भाई को नहीं गलत लगती, विकास भाई सब बातों पे उसका जवाब भी विकास भाई देते आप हैं। समझिएगा, आपके बनारस वाले मित्र हैं राजेश मिश्रा जी, हैं मित्र हैं ना, अच्छे मित्र हैं आपके। राजेश मिश्रा जी पूरी जो है, ये जो अभी यात्रा हुई थी भारत जोड़ो यात्रा, वो बेचारे बिहार से लेके बनारस तक बिहार में भारत जोड़ो यात्रा में साथ में रहे। उनकी क्या मंशा थी आपको पता है? उनकी ये मंशा थी कि वो जो जीप है उसमें वो राहुल गांधी के साथ बैठना चाह रहे थे। 2-3 बार के सांसद हैं, बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष में उनका नाम भी था कि प्रदेश अध्यक्ष उनको बना दिया जाए। और विकास जी ये कहते थे कि हाँ ये हमारे अच्छे मित्र हैं और इनको प्रदेश अध्यक्ष डिजर्व करते हैं लंबे समय। लेकिन अब क्या हुआ, अब उनको उस पे गाड़ी पे नहीं बैठने को मिला, तो उसकी नाराजगी तो जाहिर होगी ना। आप खुद नाराज करने पे आ रहे हो और फिर कह रहे हो जिसको जाना है जाए, ऐसे नहीं हो सकता है। एक समय था, देखिए आप जब समाजवादी बसपा पे आप जाइए, बसपा में एक ही बात आती थी ना कि बहन की वो जो पूर्व मुख्यमंत्री थी वो पैसे लेती हैं। हर आदमी पार्टी छोड़ने के बाद एक ही लाइन बोलता था कि पार्टी छोड़ती हैं, पैसे लेती हैं, पैसे लेती हैं। अब पैसे लेने की बात वो इतनी आ गई कि आज देख लीजिए बसपा की क्या स्थिति हो गई है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आपको स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। स्टैंड क्लियर करना आप पड़ेगा और जैसे नेताओं से थोड़ा बात करनी पड़ेगी जब आप वो छोड़ के जा रहे हैं या आपको पता चले। कृष्णा पंडित हमारे साथ बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं, जल्दी से मैं उनकी तरफ चलूंगा। स्थिति हुई, आपकी पार्टी का बिल्कुल मुख्य आदेश सचेतक भाई, आपको आपको रोकूंगा, पता ही कृष्णा नहीं चल पंडित की रहा है, तरफ चलूंगा। क्यों छोड़ के चला जा रहा है, तो आप क्या क्या एक्सेप्ट करोगे? इसके लिए बिल्कुल नेताओं कृष्णा को जी, भी आप हमें सरल सुन पा होना रहे हैं? पड़ेगा। जी मैं कृष्णा पंडित की तरफ रुख करूंगा क्योंकि समय हाँ हाँ, नहीं है हमारे ठीक पास ज्यादा, ठीक है ठीक है इस ठीक वजह है से। ठीक है। कृष्णा जी सुन पा रहे हैं आप हमें? जी जी जी। सियासी भगदड़ मची हुई, जैसे अभी राजेश मिश्रा का ही उदाहरण दिया गया, बेचारे बिहार से वहां तक पैदल चले, जीप में बैठने का मौका नहीं मिला। बनारस के हैं आप तो जानते होंगे आप भी अच्छे से। देखिए, राजेश मिश्रा जी ने कांग्रेस के जमीन से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ी और निश्चित रूप से एक बड़ा नाम है राजेश मिश्रा। एमएलसी रहे, सांसद तक रहे और लगातार लोगों को जोड़ने का काम राजेश मिश्रा के लिए पूर्वांचल में करे। पूर्वांचल में हर छोटे से बड़े कार्यक्रम को आयोजन से लेकर के समायोजन का काम राजेश मिश्रा ने किया। लेकिन कहीं न कहीं जो शीर्ष नेतृत्व है उनका अनदेखी करना, ये कार्यकर्ता और संगठन के पदाधिकारियों पर बहुत भारी पड़ रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी बात क्या है, जब अगुआ फोन नहीं उठाएगा, बताइए वल्लभ जी के लिए कह रहे हैं कि अरे वो आए गए, मतलब इतना वल्लभ जी का सम्मान भी नहीं है कि इतने दिनों तक उन्होंने पार्टी के साथ कार्य किया, एक प्रवक्ता के रूप में हमेशा जुटते रहे, चाहे चैनल पे हो चाहे सड़क पे भी उन्होंने जुड़ा। जीत हार एक दूसरा विषय है, लेकिन उनका एक कैडर वोट था। और पार्टी का जब संगठन नहीं रहेगा ना, कोई भी कैंडिडेट बहुत मजबूत प्रत्याशी भी हो जाएगा अनम्यूट कर लीजिए कृष्णा जी। तो घर आ जाना। वो खात्मे पे जा रही है। लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष होना बहुत जरूरी है। अगर लोकतंत्र में विपक्ष नहीं रहेगा तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन विपक्ष कर क्या रहा है? विपक्ष अपनी चुनौती को स्वीकार नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से विपक्ष खात्मे की ओर बढ़ रहा है। जब आप चुनौती को स्वीकार करेंगे, अब इनके पास एक हथियार है, ईडी का डर, सीबीआई का डर। आप क्यों डर रहे हैं? किससे डर रहे हैं? आज संजय सिंह को जमानत मिला कि नहीं मिला? आज संजय सिंह को जमानत मिला, अगर वो सही होंगे तो अरे 6 महीने हो, 6 महीने जेल में रहे, उसका नुकसान तो होता है ना पार्टी को। और ये कहा सबूत ही नहीं थे संजय सिंह के खिलाफ, ये तो ईडी ने विरोध भी नहीं किया। आवाज नहीं आ रही विशाल जी। कुछ तकनीकी खामी है लगता है। हाँ बिल्कुल। चलिए अनीस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आदेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विकास भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। कृष्णा पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे 2024 के महासमर में भगदड़ की। ये सियासी भगदड़ है, ये किस ओर जाके रुके, क्योंकि पहले चरण के चुनाव बहुत ही नजदीक है और लगातार कांग्रेस, भाजपा, सपा एक दूसरे के नेता किसी न किसी के संपर्क में है और सब अपने राजनीतिक भविष्य को तलाश रहे हैं कि भाई यहाँ नहीं तो वहीं कहीं कुछ मिल जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।